वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज की अपनी इस वीडियो में हम सीबीएसई 2024 क्लास 12 की एग्जाम का सेट 2 क्वेश्चन पेपर कोड 6552 को डिस्कस करेंगे। सेट 1 को हम प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। यहां पर हम सेट 2 को पढ़ने वाले हैं। अब हम सेट 2 में केवल उन क्वेश्चंस को पढ़ेंगे जो सेट 1 से डिफरेंट है, क्योंकि यहां पर मेजर ऑफ द क्वेश्चन सेम है। सेम वाले क्वेश्चंस को आप सेट 1 के अंदर यहां क्लिक करके देख सकते हैं। तो सेट 2 में हम पढ़ते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 2, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। हमें एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर दे रखा है, दैट इज 2, जिसको हम n से डिनोट करते हैं, और डिटर्मिनेंट ऑफ a जो है वो -2 है। तो हमें वैल्यू निकालनी है 5a ट्रांसपोज के डिटर्मिनेंट। आप समझे, हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है कि k a का जो डिटर्मिनेंट है वो इक्वल होता है k की पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ a, जहां पर ये जो n है वो होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो k की पावर n, यानी जो ये कांस्टेंट है इसकी पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ a ट्रांसपोज। अब हमारे पास a ट्रांसपोज के डिटर्मिनेंट की तो वैल्यू नहीं दे रखी है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि a ट्रांसपोज का जो डिटर्मिनेंट है वो इक्वल होता है डिटर्मिनेंट ऑफ a, यानी दोनों के डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो इक्वल होती है। यहां n की वैल्यू 2 दे रखी है, दैट इज 2, एंड डिटर्मिनेंट ऑफ a जो है वो -2 दे रखा है। तो ये हो गया 5 का स्क्वायर 25, ये हो गया -2, यानी यहां पे आ गया माइनस का 50। तो 5a ट्रांसपोज के जो डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू यहां पर -50 आएगी। क्वेश्चन 5 देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ p एंड q इज इक्वल टू अ डायगोनल मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स हैं p और q, तो उनका जो प्रोडक्ट है वो एक डायगोनल मैट्रिक्स आती है। इफ द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स q इज 3 क्रॉस 2, देन द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स p इज। q का जो ऑर्डर है वो दे रखा है हमें 3 क्रॉस 2। इससे पहले ना आप एक कंसेप्ट देखिए, मान लीजिए a मैट्रिक्स है, b मैट्रिक्स है। a का जो ऑर्डर है वो m क्रॉस n है और इसका जो ऑर्डर है वो p क्रॉस r है। जो ए बी प्रोडक्ट है वो तब पॉसिबल होगा, जब पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होते हैं, यानी P इज इक्वल टू N के इक्वल होगा, तब ये ए बी प्रोडक्ट पॉसिबल होगा। और जो नया मैट्रिक्स ए बी बनेगा उसका ऑर्डर होगा हमारे पास M क्रॉस R, ये उसका ऑर्डर होगा। दैट इज, अब वो कह रहा है कि जो P का ऑर्डर है वो हमें बताना है, और जो PQ है वो एक डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स तो आप यहां समझें कि जो डायगोनल मैट्रिक्स है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब ऑर्डर या तो 2 क्रॉस 2 होगा, 3 क्रॉस 3 या 4 क्रॉस 4, ऐसा ऑर्डर उसका हो सकता है। आप ये समझो, PQ डायगोनल मैट्रिक्स मिल रही है, मतलब PQ प्रोडक्ट पॉसिबल है। और PQ प्रोडक्ट कब पॉसिबल होगा? जब P के नंबर ऑफ कॉलम्स इसके नंबर ऑफ रोज के इक्वल हो जाएंगे, यानी यहां पर भी 3 ही रहा होगा, तभी इसका प्रोडक्ट पॉसिबल हो सकता है। और जो PQ का ऑर्डर आएगा वो ये वाली मैट्रिक्स आएगी, यहां पे क्रॉस 2 होगा और यहां पे जो एलिमेंट होगा। वो कह रहा है कि PQ एक डायगोनल मैट्रिक्स है, मतलब उसको स्क्वायर होना पड़ेगा। अब ये स्क्वायर मैट्रिक्स कब हो सकती है? दूसरे वाला एलिमेंट यहां पर है 2, तो पहले वाले एलिमेंट को भी क्या होना पड़ेगा यहां पर? दैट इज 2 होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? 2 होना पड़ेगा। तो जो PQ है वो 2 क्रॉस 2 की एक डायगोनल मैट्रिक्स बन जाएगी। यानी आप यहां देख पा रहे हैं कि जो P का ऑर्डर है, P का ऑर्डर हमें क्या मिल रहा है?
दैट इज 2x3 ऑर्डर की जो P रहेगी, तब हमारा जो PQ प्रोडक्ट है वो डायगोनल मैट्रिक्स बनेगी। तो वो P का ऑर्डर पूछ रहा है, दैट इज 2x3 हमारे पास यहां पर P का ऑर्डर होगा। दैट मींस आप ऑप्शन सी को इसके अंदर टिक करें। इसके बाद क्वेश्चन 7 देखिए, इफ साइन एक्स वाई इज इक्वल टू 1, हमारे पास साइन एक्स वाई जो है वो हमें 1 दे रखा है और वो कह रहा है कि आप dy बाई डी एक्स की वैल्यू बता दीजिए। अब यहां पर y को इन टर्म्स ऑफ x नहीं लिखा जा सकता, तो ये एक इम्प्लिसिट फंक्शन है। यहां पर हम पूरे इक्वेशन को जो भी हमें दे रखी है यहां पर उसको डिफरेंशिएट कर देंगे, फिर यहां से dy बाई डी एक्स वाले टर्म्स को एक तरफ लेके आएंगे, बाकी को एक तरफ रखेंगे और हमें dy बाई डी एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। इसको नाम देते हैं 1, डिफरेंशिएटिंग 1 ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। साइन का हो गया cos एक्स वाई, एक्स सेम, यहां पे प्रोडक्ट रूल लगेगा जब एक्स वाई का करेंगे, तो एक्स सेम वाई का dy बाई डी एक्स, वाई सेम एक्स का हो गया 1 और 1 का हो गया 0। cos एक्स वाई मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, यानी ये 0 हो गया, क्योंकि 0 अपॉन समथिंग इज 0। इसको इधर ले आइए, एक्स dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई, ये डिवाइड में आ गया, सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स। ये dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई। पूरे को डिफरेंशिएट कर देंगे और dy बाई डी एक्स वाली टर्म्स को सेपरेट करेंगे, जो बचेगा उसे दूसरी तरफ ले जाएंगे तो हमें dy बाई डी एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। इसके बाद क्वेश्चन 11, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन से हमें क्वेश्चन दे रखा है i इज इक्वल टू पाई बाई 4 टू पाई बाई 2 कॉट थीटा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा। इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है। आप यहां समझें तो क्या हम कर सकते हैं, डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो पॉसिबल नहीं है, बट आप यहां थोड़ा ध्यान से देखें तो यदि मैं कॉट थीटा को सब्सटीट्यूट कर दूं तो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा यहां से एलिमिनेट हो जाएगा। तो हम यहां पे पुट कर रहे हैं कॉट थीटा इज इक्वल टू टी, इसका डिफरेंशिएशन करिए, ये हो गया माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा इज इक्वल टू डी टी। माइनस तो हमारे पास यहां नहीं है, इस तरफ ले आइए, विच इंप्लाइज कोसिकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा इज इक्वल टू माइनस डी टी। क्योंकि हमने यहां पर सब्सटीट्यूशन किया है तो लिमिट्स भी चेंज होंगी। व्हेन, जब हमारा थीटा पाई बाई 4 है, जब थीटा पाई बाई 4 है तो टी की वैल्यू क्या होगी, टी होगा कॉट पाई बाई 4 और कॉट पाई बाई 4 होता है 1, यानी जब थीटा पाई बाई 4 है तो टी हमारे पास 1 होगा, और जब हमारे पास थीटा पाई बाई 2 है तो टी कॉस पाई बाई 2 यानी वो 0 होगा। तो नई लिमिट्स क्या बन गई, नई लिमिट्स हमारे पास आ गई 1 से 0, और ये तो बन गया टी, ये बन गया माइनस टी, माइनस को बाहर ले लेंगे और इसका हो गया टी स्क्वायर बाई 2 1 से 0। पहले 0 को रखेंगे तो 0 हो गया माइनस, अब 1 को रखेंगे तो 1 बाई 2, यहां से आया माइनस और माइनस का 1 बाई 2 यानी प्लस का 1 बाई 2। तो इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने पर जो वैल्यू हमारे पास आ रही है वो प्लस का 1 बाई 2 आ रही है। क्वाइट सिंपल क्वेश्चन, पहले कॉट थीटा को सब्सटीट्यूट करेंगे एंड नई लिमिट्स बनाएंगे। अब आप ऐसा भी कर सकते हैं कि वापस से टी की वैल्यू रख दें, वो मेथड थोड़ा कंफ्यूजिंग रहता है, कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस हैं, तो आप लिमिट्स को ही टी की फॉर्म में बना लें, फिर आपको कुछ चेंज नहीं करना, टी में जो आंसर आता है उसी के अंदर वो लिमिट्स आपको वहां पर पुट कर देनी है। इसके बाद क्वेश्चन 12 देखिए, यहां पर है इंटीग्रेशन से i इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन रूट 9 माइनस
4x स्क्वायर। इसको ना मैं थोड़ा ऐसा चेंज कर सकता हूं, dx अपॉन रूट 9 माइनस 2x का स्क्वायर। अब ना इस 2x को आप पुट कर लें, अगर नहीं भी पुट करते हैं तो भी डायरेक्ट कर सकते हैं। पुट 2x इज इक्वल टू t विच इंप्लाइज 2dx इज इक्वल टू dt। तो जो dx है वो हमारे पास dt बाई 2 आ गया, और यहां पर हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 3 का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, और ये आ गया dt बाई 2। हमारे पास फॉर्मूला होता है 1 अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है साइन इनवर्स x बाई a प्लस c। तो यहां फॉर्मूला लगाएंगे, यहां पे 1/2 तो बाहर आ गया, साइन इनवर्स t बाई 3 प्लस c, यानी 1/2 साइन इनवर्स t की वैल्यू है 2x बाई 3 प्लस c। आप इसका ना डायरेक्ट भी कर सकते थे, आप इसको 3 का स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर, 2x को आप डील करते एज x, तो साइन इनवर्स x यानी 2x बाई a, और फिर 2x का डिफरेंशिएशन नीचे आ, 2x का डिफरेंशिएशन हमें करना पड़ेगा, तभी वो जो 2 है वो यहां पर आ जाता। तो डायरेक्ट कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन से अपने आप ये 2 बाहर आ जाता है, हमें इसका डिफरेंशिएशन करने की कोई नीड यहां पर नहीं रहती। क्वेश्चन 14 देखिए, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। क्वेश्चन 14 हमारे पास है, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज dy by dx इज इक्वल टू e की पावर x प्लस y। आप बोले सर हमें कौन सा मेथड लगा लें, तो यहां पे वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगाया जा सकता है। हम यहां वेरिएबल्स को सेपरेट कर सकते हैं और फिर उनका इंटीग्रेशन करके हमें इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। तो यहां पे e की पावर x प्लस y को हम e की पावर x इंटू e की पावर y लिख सकते हैं। इसको इधर ले आइए और इसको इधर ले जाइए, तो यहां आ गया dy अपॉन e की पावर माइनस वाई e की पावर x इंटू डी एक्स। यहां e की पावर x इंटू डी एक्स, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा e की पावर माइनस वाई डी वाई, इधर आकर के डिवाइड में ऊपर जाकर के पावर नेगेटिव हो जाएगी। नाउ टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, यहां पे क्या हो गया, e की पावर x dx इज इक्वल टू e की पावर माइनस वाई डी वाई। इंटीग्रेशन करते हैं, e की पावर x का e की पावर x हो गया, e की पावर माइनस वाई का माइनस वाई, और माइनस वाई का डिफरेंशिएशन -1 नीचे, प्लस का c, ये माइनस का यहां पे आ गया, इधर ले आएंगे तो प्लस, प्लस e की पावर माइनस वाई इज इक्वल टू c। तो e की पावर x प्लस e की पावर माइनस वाई इज इक्वल टू c ऑफ ऑप्शन ए को यहां पर इसके अंदर टिक करेंगे। क्वाइट सिंपल क्वेश्चन था, वेरिएबल सेपरेबल से, वेरिएबल्स को सेपरेट करना है, इंटीग्रेशन करते ही हमें उसका सोल्यूशन यहां पर मिल जाएगा। नाउ क्वेश्चन 21 देखिए, इफ a एंड b, a हमारे पास ये वाली वैल्यू दे रखी है, b हमारे पास ये वाली वैल्यू दे रखी है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस b। तो हमें a प्लस b की वैल्यू बतानी है, a प्लस b हमें यहां पर निकालना है। तो हम a और b को अलग अलग सॉल्व कर लेंगे और फिर इनकी जो वैल्यू आएगी वो हम यहां पे पुट करके a प्लस b निकाल लेंगे। साइन इनवर्स इस √2, इस 2 को मैं ऐसा लिख सकता हूं √2 इंटू √2, √2 से एक √2 कैंसिल हो गया, प्लस कॉस इनवर्स, माइनस को यहां रहने दें, कॉस में 1/2 वैल्यू कब होती है, कॉस 1/2 हमारा होता है 60 पर, यानी कॉस π/3। अब अगर ये माइनस साइन यहां से हट जाए तो कॉस इनवर्स से कॉस को कैंसिल करके हम इसकी प्रिंसिपल वैल्यू लिख सकते हैं। यहां आ गया साइन इनवर्स, बचा 1/√2, साइन 1/√2 होता है π/4 पर, साइन π/4, कॉस इनवर्स इसको लिखा जा सकता है कॉस पाई माइनस π/3। आप समझिएगा ऐसा कैसे, पाई होता है यहां पर, पाई माइनस मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव, पाई पर नो चेंज तो कॉस π/3,
यानी माइनस कॉस पाई बाई 3 को हम कॉस पाई माइनस पाई बाई 3 लिख सकते हैं। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो गया, यहां आया पाई बाई 4 और यहां पे 3 पाई माइनस पाई इज 2 पाई बाई 3। दिस इज द वैल्यू ऑफ ए। सिमिलरली हम बी को सॉल्व करेंगे। √3 10 कब होता है? 30 पर, यानी 10 पाई बाई 6 एंड √3 होता है आपका 60 पर, यानी पाई बाई 3 पर। और माइनस का कॉट इनवर्स, कॉट जो है वो 1 बाई √3 कब होता है? ये होता है आपका 30, कॉट 1 बाई √3 होता है आपका 60 पर ही, यानी कि कॉट पाई बाई 3, यहां √3 और इसका उल्टा 1 बाई √3, तो कॉट 1 बाई √3 होता है आपका 60 डिग्री पर। माइनस साइन को अंदर ले जाना है, ये कैंसिल हो गया, पाई बाई 3 माइनस कॉट इनवर्स कॉट पाई माइनस पाई बाई 3। अब पाई माइनस, देखिए पाई माइनस मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड में कॉट नेगेटिव, पाई पर नो चेंज कॉट और पाई बाई 3, यानी माइनस कॉट पाई बाई 3 को हम कॉट पाई माइनस पाई बाई 3 लिख सकते हैं। यहां पे आ गया पाई बाई 3 माइनस कॉट इनवर्स से कॉट कैंसिल हो गया, दैट इज 2 पाई बाई 3। तो हमें बी की भी वैल्यू मिल गई। हमें निकालना था a प्लस बी, यानी पाई बाई 4 प्लस 2 पाई बाई 3, पाई बाई 3 माइनस का 2 पाई बाई 3, ये तो कैंसिल हो गया। यहां पे आया पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 3, दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम इज 12, 4 3 12, 3 4 12, यानी 7 पाई बाई 12। तो a प्लस बी की जो वैल्यू है वो हमारे पास 7 पाई बाई 12 यहां पर आ रही है। इसके बाद क्वेश्चन 23 को देखिए। सैंड इज पोरिंग फ्रॉम ए पाइप एट द रेट ऑफ 15 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट। द फॉलिंग सैंड फॉर्म्स ए कॉन ऑन द ग्राउंड सच दैट the height of the cone is always 1/3 of the radius of the base. How fast is the height of the sand cone increasing at the instant when the height is 4 centimeter? एक आप कह सकते हैं कि पाइप से सैंड निकल रहा है, सैंड उससे गिर रहा है और वो नीचे एक कॉन बना रहा है। अब उस कॉन का जो वॉल्यूम है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम है, वो उतना होगा जिस स्पीड से आप कह सकते हो कि वहां पर सैंड गिर रही है, क्योंकि जितनी स्पीड से वहां पे सैंड गिरेगी, जितनी वॉल्यूम की, उतना उसका वॉल्यूम चेंज होगा। तो जो सैंड वहां पे गिर रही है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉन है, वॉल्यूम ऑफ कॉन। तो यहां पे मान लेते हैं लेट वी डिनोट्स द, दिस इज क्वेश्चन 23, लेट वी डिनोट्स द वॉल्यूम ऑफ कॉन of height h and radius r, जिसकी रेडियस r है। तो उसका dv ओवर dt हमें दे रखा है 15 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट। अब आप समझें कि यहां पर उसने एक कंडीशन और दे रखी है, दैट द हाइट ऑफ कॉन इज ऑलवेज 1/3 ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस। जो हाइट है वो बेस का, बेस रेडियस का 1/3 होती है, यानी r इज इक्वल टू 3h, ये हमारे पास हो रहा है। और वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सेंट कॉन इंक्रीजिंग, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट हमें निकालना। तो यहां पे v वॉल्यूम ऑफ कॉन क्या होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर h। यहां पर हमारे पास दो है, एक रेडियस है, एक h है, हाइट है। हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट निकालना है, यानी रेडियस को भी हाइट की फॉर्म में ही कन्वर्ट कर लें और r के जगह आप लिख सकते हो 3h, 3h का स्क्वायर इंटू h। 3 का स्क्वायर इज 9/3 पाई h स्क्वायर इंटू h इज h क्यूब। तो v वॉल्यूम हमारे पास आ गया 3 पाई h क्यूब। नाउ डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t, तो यहां पे आ गया dv ओवर dt 3 पाई 3h स्क्वायर
डी एच ओवर डी टी। अब यहां पे ये सभी जो डीवी ओवर डी टी है वो 15 दे रखा है, 3 पाई 3h² डी एच ओवर डी टी। इसको इधर ले आइए, डी एच ओवर डी टी इज इक्वल टू 15 ओवर 3 पाई × 3 h का स्क्वायर। और हाइट उसने दे रखी है, जब हाइट 4 सेंटीमीटर हो तो 4 का स्क्वायर इज 16, 3 5 = 15। तो यहां पे आ गया दैट इज डी एच ओवर डी टी इज 548 पाई सेंटीमीटर पर मिनट। सो यहां पे रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट जो है वो हमारे पास 5/48 पाई सेंटीमीटर पर मिनट यहां पर आ रहा है। क्वाइट सिंपल था, हमने पहले रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम निकाल लिया, जो दे रखा था वो लिख लिया, फिर हमने निकाला, उसकी वैल्यू रखी, और डी एच ओवर डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट हमें यहां पर मिल गया है। इसके बाद क्वेश्चन 27 देखिए, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a and b so that the following function is differentiable for all values of x। ये सभी वैल्यूज पर डिफरेंशिएबल है। अब हमें फंक्शन यहां पर दे रखा है, दैट इज fx इज इक्वल टू ax प्लस b when x is greater than equal to -1 and bx² -3 when x is less than equal to -1। हमें a और b की वैल्यू निकालनी है जब ये जो फंक्शन है हमारा वो डिफरेंशिएबल है। अब ये हम जानते हैं कि जब कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है किसी पॉइंट पर तो वो उस पर कंटिन्यूअस भी होता है, वो कहने की जरूरत नहीं है। अगर वो डिफरेंशिएबल है तो डेफिनेटली वो आपका उस पॉइंट पर कंटिन्यूअस भी है, क्योंकि कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी दोनों की डेफिनेशंस जब हम यूज कर लेंगे तब ए और बी की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो पहले हम कंटिन्यूटी वाली कंडीशन यूज कर लेते हैं। हम ये जानते हैं कि जब LHL RHL और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू इक्वल है तभी फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। अगर वो कंटिन्यूअस है तो ये तीनों इक्वल होंगे। रिवर्स में हम यूज कर रहे हैं, तो एट x इज इक्वल टू -1 LHL निकाल रहे हैं, लिमिट x टेंड्स टू -1 अब LHL के लिए फंक्शन वो होगा जहां पर x लेस देन -1 है, यानी bx² -3। पुट करते हैं x को, पुट x इज इक्वल टू -1 -h एज h टेंड्स टू 0। तो यहां पे आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 b इंटू -1 -h का स्क्वायर -3। h की वैल्यू 0 रख दीजिए, तो यहां 0 हो गया, -1 का स्क्वायर इज 1, ये आ गया b -3। RHL निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू -1 पॉजिटिव। RHL के लिए फंक्शन है ax प्लस b, यहां पे हम पुट कर देंगे आपका -1 x को -1 प्लस h एज h टेंड्स टू 0। तो यहां पे लिमिट h टेंड्स टू 0 a इंटू -1 प्लस h प्लस b। तो यहां पे h की वैल्यू 0 रख देंगे, तो -a प्लस b। और हम f ऑफ -1 की वैल्यू निकालेंगे, तो x इज इक्वल टू -1 यहां पर पुट कर देंगे, -1 का स्क्वायर -3, यानी ये b -3। अब क्योंकि हमें ये पता है, सिंस द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट ऑल पॉइंट्स, दैट मींस एट x इज इक्वल टू -1 आल्सो, तो इनके LHL RHL और f -1 इक्वल होंगे। सिंस द फंक्शन is continuous at x is equal to -1, so LHL is equal to RHL is equal to f -1, यानी यहां से आया b -3 is equal to -a प्लस b, और यहां पे b -3। इन दो को कंपेयर कर लो, वही बात है। तो b -3 is equal to -a प्लस b, तो यहां b से b कैंसिल हो गया, तो यहां पे आया -a इज इक्वल टू -3, यानी a की जो वैल्यू है वो तो हमारे पास यहां पे 3 आ गई। यहां पर लिखते हैं हम
माइनस ए इज इक्वल टू -3, ए इज इक्वल टू 3। ए की वैल्यू हमें मिल गई। अब बी की वैल्यू निकालने के लिए हम डिफरेंशिएबिलिटी वाली कंडीशन यूज करेंगे। एट एक्स इज इक्वल टू -1 हम LHD RHD निकालते हैं, वहां से हमें बी की वैल्यू मिलेगी। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लें, हम इसको यहां से इरेज करने वाले हैं। नाउ एट एक्स इज इक्वल टू -1 हम इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे। एक्स इज इक्वल टू -1 पर LHD चेक नहीं करेंगे, -1 पर डिफरेंशिएबल दे रखा है तो LHD और RHD इक्वल होंगे, वहां से हम b की वैल्यू निकाल देंगे। तो हम LHD निकालते हैं, लिमिट x टेंड्स टू -1 माइनस, फॉर्मूला क्या होगा, fx माइनस fa यानी -1 और x माइनस a यानी x माइनस ऑफ -1। अब LHD के लिए फंक्शन क्या होगा, जहां पर x लेस देन -1 है, यानी कि bx स्क्वायर -3। हमें f -1 भी चाहिए, तो b इंटू -1 का स्क्वायर -3 यानी b -3 हमारे पास आ गया। तो यहां पर हम पुट कर देंगे लिमिट x टेंड्स टू -1 माइनस fx है हमारे पास bx स्क्वायर -3 माइनस f -1 है हमारे पास b -3 अपॉन x प्लस 1। लिमिट x टेंड्स टू -1 माइनस bx स्क्वायर -3 माइनस b प्लस 3 अपॉन x प्लस 1। ये इससे कैंसिल हो गया, यहां से हम b कॉमन ले लेंगे। लिमिट x टेंड्स टू -1 माइनस b कॉमन ले लिया, x स्क्वायर -1 अपॉन x प्लस 1। 1 का स्क्वायर लिख लें तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, x टेंड्स टू -1 माइनस b इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन x प्लस 1। ये कैंसिल हो गया। पुट करिए x को -1 माइनस h एज h टेंड्स टू 0। लिमिट h टेंड्स टू 0, b यहां पे आ गया -1 माइनस h -1, h को 0 रख देंगे तो यहां पे आ गया माइनस का 2b। नाउ RHD निकालते हैं। लिमिट x टेंड्स टू -1 प्लस fx होगा ax प्लस b माइनस f -1, तो यहां -1 रख देंगे, माइनस का a प्लस का b अपॉन x माइनस ऑफ -1। यहां पे लिमिट x टेंड्स टू -1 प्लस ax प्लस b प्लस का a माइनस का b अपॉन x प्लस 1। a कॉमन ले लेंगे यहां से, लिमिट x टेंड्स टू -1 प्लस यहां पे आ गया a कॉमन x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1, कैंसिल हो गया तो यहां पे आ गया हमारा a। अब क्योंकि ये फंक्शन एट x इज इक्वल टू -1 डिफरेंशिएबल है, सो हम लिखेंगे fx इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू -1, सो LHD इज इक्वल टू RHD। तो यहां पे a इज इक्वल टू -2b, a की वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं, दैट इज 3। तो यहां पे रख देंगे 3 इज इक्वल टू -2b, विच इंप्लाइज यहां पे b आ गया आपका माइनस का 3/2। तो a हमारे पास यहां पे 3 आ रहा है और b आ रहा है माइनस का 3/2। अगर हम केवल डिफरेंशिएबिलिटी वाली कंडीशन यूज करेंगे तो हम वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि ये कंडीशन आ जाएगी। तो मैंने तो इसे पहले ही सॉल्व करके देख लिया, आप चाहो तो पहले डिफरेंशिएबिलिटी वाली सॉल्व कर लो, यहां से ए बी की वैल्यू नहीं मिलेगी, फिर आपको कंटिन्यूटी पे जाना पड़ेगा। तो पहले कंटिन्यूटी कर लो, पहले डिफरेंशिएबिलिटी कर लो, बात वही है। वैल्यू आपको तभी मिलेगी जब आप कंटिन्यूटी वाला पार्ट सॉल्व कर लेंगे। जनरली तो ऐसा होता है कि ए बी में इक्वेशन यहां बनती है और ए बी में इक्वेशन यहां बनती है, बट यहां थोड़ा सिंपलर पार्ट था इस क्वेश्चन में, तो ए की वैल्यू हमें डायरेक्ट मिल गई और फिर वहां पुट करते ही बी की मिल गई। वरना एक और पार्ट रह जाता है, ए बी की एक इक्वेशन यहां, ए बी की एक इक्वेशन वहां, और फिर दोनों को सॉल्व करके हम ए और बी की वैल्यू यहां पर
निकालते हैं। इसके बाद क्वेश्चन 30 देखिए। गिवन ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, फाइंड ए डी वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी एंड सी डॉट डी इज 3। हमें एक डी वेक्टर निकालना है जो ए और बी पर तो परपेंडिकुलर है एंड सी के साथ उसका डॉट प्रोडक्ट 3 आता है, तो हम वो वेक्टर मान लेते हैं। लेट डी वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप, वाई जे कैप एंड जेड के कैप। हमें यहां पर जो ए वेक्टर है वो दे रखा है 2i माइनस जे प्लस के, बी वेक्टर हमें दे रखा है 3i माइनस के एंड सी वेक्टर हमें दे रखा है 2i प्लस जे माइनस का 2k, माइनस का 2k हमें दे रखा है 2i प्लस जे माइनस 2k। एंड वो कह रहा है सिंस डी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू, किस किस पर परपेंडिकुलर है, ए एंड बी। अब हम जानते हैं कि ये ए और बी पर परपेंडिकुलर है, सो ए डॉट बी डी डॉट ए, सॉरी क्योंकि डी परपेंडिकुलर है तो जो डी डॉट ए है वो 0 होगा एंड डी डॉट बी 0 होगा, क्योंकि जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हों तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। तो डी डॉट ए निकाल लीजिए। डी डॉट ए यहां पे 2x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, ये फर्स्ट हो गई। और यहां पे 3x, अब यहां देखिएगा जे वाले पार्ट की जे वाले से 0 है तो 0 हो जाएगा, माइनस का z इज इक्वल टू 0, दिस इज सेकेंड। एंड हमें दे रखा है कि c डॉट डी इज 3, तो c के साथ डॉट प्रोडक्ट कर लो, 2x प्लस 3y माइनस 2z इज इक्वल टू 3, इसको हमने 3 बोल दिया। अब ये जो x y z में 3 इक्वेशंस हमारे पास आई हैं, इन्हें हमें सॉल्व करना है और x y z की वैल्यू निकालनी। कैसे सॉल्व करते हैं, पहले एक जैसे सेकंड को ले लो, सेकंड और फर्स्ट में से एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर दो और वहां से x y या दो वेरिएबल में एक इक्वेशन बनाओ, फिर इसी सेकंड को थर्ड के साथ सॉल्व कर लो, एक को किन्हीं दो के साथ सॉल्व कर लो। अब देखो यहां सॉल्व करना आसान है, फ्रॉम सेकंड से हमें पता चल रहा है, इसको इधर ले आए, z इज इक्वल टू 3x इन फर्स्ट एंड थर्ड, दोनों में पुट कर दो, दोनों सॉल्व हो जाएंगे। यहां पे 3x रख दो, 2x माइनस वाई प्लस 3x इज इक्वल टू 0, यानी यहां पे मिल गया 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, इसे फोर्थ नाम दे दो। सेम यहां पे करो, 2x प्लस 3y माइनस 2 इंटू 3x इज इक्वल टू 3, तो यहां पे आ गया, देखिए ये हो गया आपका, दैट इज माइनस का 2 इंटू 3x माइनस का 6x, माइनस का 6x प्लस का 2x इज माइनस का 4x, और यहां पे है आपका, दैट इज ओके, आई थिंक देयर इज अ मिस्टेक, c को d के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां केवल प्लस का y आएगा, दैट इज प्लस का y इज इक्वल टू 3, ये हमारे पास फिफ्थ आ गई। अब x y में हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, दोनों को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए आप देखें, यहां माइनस वाई, यहां प्लस का y, फोर्थ और फिफ्थ को मैं ऐड कर देता हूं, तो 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 माइनस 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, ऐड कर रहे हैं, तो यहां से x आ गया 3, x3 यहां पे पुट कर दो, पुट x इज इक्वल टू 3 इन फोर्थ, तो यहां पे आ गया 15 माइनस वाई इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 15, और यहां पे x की वैल्यू यहां रख दो, z इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9, एक्स वाई जेड की वैल्यू मिल गई, यहां रख देंगे। सो डी वेक्टर इज इक्वल टू x आया है 3i, y आया है 15j प्लस 9k, हमारे पास डी वेक्टर की वैल्यू यहां पर आ रही है, दैट इज 15j प्लस 9k। तो ये क्वाइट सिंपल क्वेश्चन था, केवल कंडीशंस हमें बनानी थी।
अच्छा यहां पर ये थोड़ा इजी पार्ट हो गया है, क्योंकि यहां एक वेरिएबल नहीं था तो हमें सीधी वैल्यू मिल गई, प्लस सामने भी जीरो है। वरना हमें जैसे फर्स्ट और सेकंड को, फिर फर्स्ट और थर्ड को, इनमें से कोई एक वेरिएबल एलिमिनेट करना होगा। जैसे जेड को कर लिया तो एक्स वाई में, फिर से जेड को कर लिया एक्स वाई में, ऐसे दो इक्वेशन बनानी पड़ेगी। यहां पर ये इजी पार्ट हो गया है, वरना तो फिर इसको थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है इसको एलिमिनेट करना, फिर से सॉल्व करना। तो ये मेथड आपको आना चाहिए कि फर्स्ट सेकंड फर्स्ट थर्ड एक को दो के साथ सॉल्व करने पर दो ही वेरिएबल्स में इक्वेशन बनानी है, फिर उन्हें सॉल्व करके आपको यहां पर एक्स वाई जेड की वैल्यू मिल जाएगी, दैट मींस डी वेक्टर मिल जाएगा। नाउ क्वेश्चन 31 देखिए, बैग 1 contains 3 red 4 black balls, बैग 2 contains 5 red and 2 black balls। यानी बैग 1 जो है, बैग 1 के अंदर हमारे पास क्या है, दैट इज 3 रेड प्लस 4 ब्लैक, तो ये हो गए हमारे पास टोटल 7 बॉल्स। एंड बैग 2 के पास हमारे पास क्या डाटा है, बैग 2 में है हमारे पास 5 रेड प्लस 2 ब्लैक बॉल्स, यानी कि टोटल 7 बॉल्स हमारे पास प्रेजेंट है। आफ्टर दैट क्वेश्चन कह रहा है 2 बॉल्स आर ट्रांसफर्ड एट रैंडम फ्रॉम बैग 1 टू बैग 2, यानी यहां से 2 बॉल्स इस बैग 2 में रैंडमली ट्रांसफर कर दी गई हैं। एंड देन अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बैग 2, और देन इस बैग 2 से एक बॉल ड्रा करी गई है। एंड फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ड्रॉन बॉल इज रेड इन कलर। इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए कि जो यहां से हम बॉल निकाल रहे हैं वो रेड इन कलर। अब यहां समझो कि 2 बॉल यहां ना ऐसे ही ट्रांसफर नहीं हो सकती, बिना देखे ट्रांसफर कर रहे हैं हम 2 बॉल्स। तो ऐसा हो सकता है 3 केस बनेंगे कि दोनों रेड ट्रांसफर हो जाएं, या फिर एक रेड एक ब्लैक ट्रांसफर हो जाए, या फिर दोनों ब्लैक ट्रांसफर हो जाए। यही 3 केस हो सकते हैं। लेट इवन डिनोट्स द इवेंट that 2 red balls are drawn from bag 1, कि 2 बैग 1 से हमने निकाली है एंड ट्रांसफर्ड टू बैग 2। ये इवन इवेंट है कि 2 रेड आ गई। अब E2 इवेंट हम मान रहे हैं। Let E2 denotes the event that 1 red and 1 black ball is drawn from bag 1 and transferred to bag 2। सिंपल समझे, E2 इवेंट है कि एक रेड और एक ब्लैक हमारे पास आ गई। एंड let E3 denotes the event that 2 ब्लैक, कि दोनों की दोनों ब्लैक बॉल हमारे पास आ गई हैं and transferred to bag 2। सिंपल एज दैट। ये लाइंस आप पूरी लिखेंगे, मैंने यहां पर डॉटेड कर दी है। अब यहां पे आप समझें कि अगर हम P इवन निकालना चाहें तो इस बात की प्रोबेबिलिटी, 2 बॉल्स हम एक साथ निकाल रहे हैं तो हम यहां परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का यूज करेंगे। 3 रेड में से 2 रेड हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, 3C2 तरीके से। टोटल बॉल्स हैं 7 में से 2 बॉल्स हम निकाल सकते हैं 7C2 तरीके से। अब ये बात समझे कि जब ऐसा आ जाए जैसे 7C2, तो यहां पे आप क्या करते हैं, इसको आप लिखेंगे 7 फैक्टोरियल, 7 माइनस 2 का फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, यानी 7 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। फिर इसको लिखते हैं 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ये कैंसिल, 7 इंटू 6 अपॉन 2 इंटू 1। डायरेक्टली बताता हूं कैसे करना है। जब यहां नीचे छोटा नंबर प्रेजेंट हो, कितना प्रेजेंट है 2, तो 7 को 2 बार सब कम करके लिखो, 7 इंटू 6 हो गया, 2 है नीचे, 2 का फैक्टोरियल नीचे, चेक कर लो यही वैल्यू आएगी। तो बार बार फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। 2 है नीचे तो 7 इंटू 6 2 बार, 3 होता तो 7 इंटू 6 इंटू 5, 3 होता तो 3 का फैक्टोरियल नीचे। इसको सॉल्व करना है 3C2, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 अपॉन 2 इंटू 1। इसको सॉल्व करना है 7 इंटू 6 अपॉन 2 इंटू 1। यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ 2 से 3, तो यहाँ पे तो आ गया 3,
और यहां पे आ गया 21 यानी 1/7। दैट इज हमारे पास यहां PE1 आ गया है। अब हम PE2 निकालते हैं। PE2 PE2 क्या है? 1 रेड एंड 1 ब्लैक। तो 3 रेड में से एक रेड निकाल सकते हैं हम 3C1 तरीके से, 4 ब्लैक में से एक ब्लैक निकाल सकते हैं 4C1 तरीके से, और ये हम निकाल सकते हैं 7C2 तरीके से। टोटल में से 2 बॉल्स, 3C1 हो गया 3, 4C1 हो गया 4, और 7C2 को हम सॉल्व कर लेंगे तो 21 आएगा। 3 से 7 टाइम्स, यहां पे आ गया 4/7। 4 ब्लैक में से 2 किस तरीके से निकाली जा सकती हैं? 4C2, और टोटल 7 में से 7C2। 4C2 यानी 4 इंटू 3/2 इंटू 1, और यहां पे 7 इंटू 6/2 इंटू 1। यहां 2 इंटू 1 से 2 इंटू 1 कैंसिल हो गया। 4 इंटू 3 यहां पे आ गया, दैट इज 7 इंटू 6। 3 2 जा 6, 2 से 2 टाइम्स, दैट इज 2/7 हमारे पास यहां पे आ गया है। तो यहां पे ये आ गया ना। हमें प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है? हमने मान लिया लेट A denotes द इवेंट ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल फ्रॉम बैग टू से वो रेड बॉल हमसे निकलवा रहा है। अब रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी थी। पहला केस PA/E1, जब इवन इवेंट पहले से हो लिया है, यानी इवन इवेंट के पहले से होने का मतलब क्या है कि वहां से 2 रेड बॉल यहां आ चुकी है। जब 2 रेड यहां आ जाएंगी तो ये हो जाएंगी 7 रेड 2 ब्लैक, टोटल 9। तो अब रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 7/9। PA/E2 यानी कि जब यहां से एक रेड और एक ब्लैक आई है, जब एक रेड आई है तो 6 रेड 3 ब्लैक यानी टोटल 9। तो अब रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी होगी 6/9। PA/E3 जब यहां से 2 ब्लैक बॉल्स आई हैं, यानी 5 रेड 2 ब्लैक, यानी यहां पे 7 रेड, दैट इज 7 रेड हो जाएगा। ओके, आई थिंक देयर इज अ मिस्टेक कि 2 ब्लैक बॉल आई है, तो 5 रेड प्लस 4 ब्लैक दैट इज 9। तो यहां पे रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी हो गई 5/9। हमें निकालना है PA, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल, दैट इज PE1 इंटू PA/E1 प्लस PE2 इंटू PA/E2 प्लस PE3 इंटू PA/E3। PE1 क्या है हमारा? PE1 है हमारा 1/7, PA/E1 है 7/9, प्लस PE2 है हमारा 4/7, और ये है हमारा 6/9, प्लस PE3 है हमारा 2/7, और ये है हमारा 5/9। अब यहां पे सभी का 7 इंटू 9 एलसीएम आ जाएगा। 7 प्लस 24 प्लस 10, यानी ये हो गया 34। 34 प्लस 7 इज 41/63। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड कलर बॉल फ्रॉम बैग 2, हमारे पास यहाँ पे 41/63 उसकी प्रोबेबिलिटी आ रही है। आप सिंपली समझें कि 3 केसेस हो सकते हैं बैग 1 से बैग 2 में बॉल को ट्रांसफर करने के, और फिर हम इसकी प्रोबेबिलिटी यहां पर निकाल पाएंगे। नाउ क्वेश्चन 35 देखिए। सॉल्व द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली, मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 300x प्लस 600y और सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट्स हमें ये दे रखे। तो सबसे पहले तो हम इनका ग्राफ बनाएंगे, फिजिबल रीजन निकालेंगे, एंड फिर z को मैक्सिमाइज कर देंगे। ग्राफ बनाते हैं हम सबसे पहले इस वाली इक्वेशन का, ग्राफ ऑफ x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। इक्वेशन का ग्राफ बनेगा, ना कि इनइक्वालिटी का। इक्वेशन लेनी है आपको x y। जब आप x को 0 लेंगे तो y आ जाएगा 6, y को 0 लेंगे तो x 12। इसके बाद ग्राफ ऑफ
2x प्लस वाई इज इक्वल टू 12। क्वाइट सिमिलर इक्वेशंस हैं, थोड़ा केयरफुली सॉल्व करेंगे। जब आप x को 0 लेंगे तो y 12, y को 0 लेंगे तो x 6। फिर थर्ड वाली का ग्राफ ऑफ x प्लस 5/4 y इज इक्वल टू 5। जब आप यहां पे x को 0 लेंगे, x को 0 लेंगे तो y आपके पास आएगा, देखिए 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, y इज 4। जब y को 0 लेंगे तो x आ जाएगा 5। अब हम यहां पे इसका ग्राफ बनाते हैं। देखिए नेगेटिव एक्सिस को बड़ा लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहां पे वैल्यूज पॉजिटिव ही हैं, तो इन्हें आप वैल्यूज कहां तक जा रही हैं, 12 तक। 2 4 6 8 10 12। सिमिलरली 2 4 6 8 10 एंड 12, और इसको -2 और इसको भी -2 लेंगे। पहला पॉइंट है x0 y6 कहां होगा, यहां पे। x12, 0 होगा यहां पे। दोनों को मिला दीजिए तो इक्वेशन क्या बनेगी, दैट इज ये हमारे पास आ गई, दैट इज लाइन। ये कौन सी इक्वेशन है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 12 है। नेक्स्ट को बनाते हैं x0 y12 यहां पर एंड x6 y0 यहां पर। इसको मैप कर दीजिए तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से लाइन आ जाएगी। स्ट्रेट लाइन ड्रा करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्केल। एंड इसके बाद x0 y4, x0 y4 यहां पर एंड x5, 0 यहां पर, दैट इज x5, 0। यहां इससे मैप करेंगे इसे। That is x5, 0. And this line is x plus 5/4 y is equal to 5, and ये जो रेड वाली लाइन है that is 2x plus y is equal to 12। अब फिजिबल रीजन को हम चेक करते हैं कि हमारा जो फिजिबल रीजन है वो किस तरफ होगा, एंड फिर कॉर्नर पॉइंट्स निकालेंगे। यहां ले लीजिए x प्लस 2y, केवल इनइक्वालिटी वाला साइन लेना और ओरिजिन सभी के यहां पे आ रहा है, ओरिजिन को पुट कर दो। 0 प्लस 0 इज लेस देन 12, यानी 0 इज लेस देन 12। क्या ये बात सही है कि 0 लेस देन 12 है? डेफिनेटली सही है, यानी इस वाली इनइक्वालिटी का फिजिबल रीजन उस तरफ होगा जिस तरफ ओरिजिन है, यानी टुवर्ड्स ओरिजिन। तो दिस इज द लाइन, इसका फिजिबल रीजन ओरिजिन की तरफ होगा। नेक्स्ट वाली को चेक करते हैं, सेम सभी में ओरिजिन को रख के ही हम चेक कर लेंगे। यहां पे 0 प्लस 0 इज लेस देन 12, यानी इसका भी ओरिजिन की तरफ होगा। इसको चेक करते हैं, 0 प्लस 0 इज ग्रेटर देन 5। 0 ग्रेटर देन 5 होता है? नहीं होता, यानी इस वाली लाइन का अवे फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन के दूसरे वाले हाफ प्लेन में होगा। तो आप देखें तो यहां कौन सा फिजिबल रीजन आ रहा है, वेल दैट्स द फिजिबल रीजन, ये आ रहा है। इस फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स हम लिखें, पहला कॉर्नर पॉइंट तो है 5, 0 जिसे हम A कह रहे हैं, B है हमारे पास 6, 0, C हम निकाल लेंगे, एंड D है हमारे पास दैट इज 0, 6, एंड E है हमारे पास 0, 4। अब ये जो C है ये किन दो लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है? ये एक तो रेड, दिस इन दोनों का x प्लस 2y इज इक्वल टू 12, और यहां पर है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 12। यहां इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इज इक्वल टू 24, और यहां पे इसको सब्ट्रैक्ट कर दो इसमें से, माइनस 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 कैंसिल हो गया। 3y इज इक्वल टू 12, यानी y की वैल्यू 4, y की वैल्यू 4 रखेंगे तो x की वैल्यू भी 4 आ जाएगी, यानी दिस पॉइंट इज 4, 4। फिजिबल रीजन मिल गया, उसके सारे कॉर्नर पॉइंट्स मिल गए। अब हम z की वैल्यू निकालेंगे एट ऑल कॉर्नर पॉइंट्स। तो यहां पर z एट a,
यानी 5,0 पर। तो 5 रख देंगे यहां पे, 5 इंटू 300 प्लस 0 यानी 1500 हो गया। जेड एट बी यानी 6,0, 6 इंटू 300 प्लस 0 यानी 1800 हो गया। जेड एट सी यानी 4,4, 6 यहां पे आ गया 4 इंटू 300 प्लस 4 इंटू 600, तो ये हो गया 1200 और ये हो गया 2400, यानी ये हो गया 3600। जेड एट डी यानी 0,6, तो 0 प्लस 600 इंटू 6 इज 3600। एंड जेड एट ई आप निकालेंगे दैट इज 0,4, तो ये आएगा 2400 हमारे पास यहां पे आ जाएगा। अब हमें निकालना जेड मैक्सिमम किस पर है। और ये तो एक इंटरेस्टिंग केस यहां पर बन गया कि जेड इस पर भी और इस पर भी दोनों पर मैक्सिमम आ रहा है। और जब ऐसा केस आ जाए कि दो वैल्यूज पर वो मैक्सिमम हो, यानी आप ये देखो कि ये दोनों पॉइंट किस लाइन पर है, सी और डी, सी और डी यहां इस लाइन पर हैं दोनों, तो दैट इज x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। यानी इस लाइन पर जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सभी पर z मैक्सिमम होगा। अब इस लाइन पे पॉइंट कितने हो सकते हैं, इस लाइन पर इनफाइनाइट पॉइंट हो सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन एमसीक्यू में भी पूछा गया है कई बार और पूछा जा सकता है। वो आपको सीधा फिजिबल रीजन बना के देगा और इस तरीके की कंडीशन बन जाएगी। वो पूछेगा कि z कितने पॉइंट्स पर मैक्सिमम या मिनिमम है आपका, तो आप कहेंगे इस तरह की कंडीशन आएगी कि z जो है वो z इज मैक्सिमम at all points of line CD, line CD, that means CD line है x plus 2y is equal to 12 and at infinite points, यहां पे इस लाइन पर इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, तो जो z है हमारा वो इनफाइनाइट पॉइंट्स पर मैक्सिमम होगा। ये हमें यहां पर लिखना पड़ेगा। तो 3600 उसकी मैक्सिमम वैल्यू रहेगी और इस लाइन के हर पॉइंट पर वो हमारा मैक्सिमम होगा। इसके अलावा जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं सेट 1 के अंदर, उसे आप वहां से देख लेंगे एंड ये क्वेश्चंस हमने यहां पर कवर अप कर लिए।